हेलो बच्चों, आज हम बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर में नारीवाद की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। नारीवाद यानी स्त्रीवाद। नारीवाद क्या सोचते हैं, स्त्रियों के बारे में कौन से अधिकार देने चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ और परिचय दें, फिर बाद में उनकी विशेषता हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। नारीवाद शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द फीमेल से हुई, जिसका अर्थ है स्त्री। स्त्री संबंधों से है। अतः स्त्रीवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका संबंध स्त्रियों के हितों की रक्षा से है। भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा स्त्रीवाद को अलग अलग परिभाषित किया है। तो अलग अलग दो परिभाषा देख ले हम। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार परिभाषा दी है कि स्त्रीवाद स्त्रियों के अधिकारों की मान्यता, उनकी उपलब्धियां और अधिकारों की वकालत करता है। यानी स्त्रियों को वो सारे अधिकार देना चाहता है जो उसको नहीं मिले, वो स्त्रियों के पक्ष में रहते हैं। दूसरा है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री मेरी एवोस ने कहा है कि स्त्रीवाद स्त्रियों की वर्तमान तथा भूतकाल की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन है। ये स्त्रियों से संबंधित उन मूल्यों के लिए चुनौती है जो स्त्रियों को दूसरों द्वारा पेश की जाती है। यानी आलोचना और मूल्यांकन भी की जाती है कि स्त्रियों का जो सम्मान नहीं करता वो नारीवाद हो ही नहीं सकता या स्त्रीवाद नहीं हो सकता। सार्टोल बंच ने कहा है कि स्त्रीवाद से, यानी उन्होंने अलग ही बात कही है, स्त्रीवाद से अभिप्राय है उन विभिन्न सिद्धांतों और आंदोलन से है जो पुरुषों की एक तरफ या तरफदारी का विरोध तथा पुरुषों के प्रति स्त्री की अधीनता की आलोचना करते हैं तथा जो लिंग पर आधारित अन्याय को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। यानी जो पुरुष प्रधान, जो पुरुष को ज्यादा महत्व देते हैं, वो नारीवाद खिलाफ होते हैं। यानी पुरुषों के बराबर उनको अधिकार देना, वही है नारीवाद। इस परिभाषा को देखते हुए कहा जा सकता है स्त्रीवाद या नारीवाद दोनों एक ही है, ध्यान रखना। स्त्रीवाद ही ऐसा आंदोलन है जो स्त्रियों की समस्या का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा निजी क्षेत्र में पुरुषों के साथ समानता का समर्थक है। स्त्रीवाद स्त्रियों के लिए हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकारों की मांग करता है। इस प्रकार से देखते हैं कि पुरुषों के बराबर स्त्री को मानना ही स्त्रीवाद का या नारीवाद का विशेषता कहा जा सकता है या नारीवाद का अर्थ कहा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट, यानी नारीवाद की विशेषता। तो पहला पॉइंट है, स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं है बल्कि मानव प्राणी है। पहला इनकी विशेषता में आएगा, नारीवादी विशेषता में, कि स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं है, वो मानव प्राणी, मानवता के नाते वो मानव है। नारीवाद का बुनियादी विचार यह है कि स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं है। इन विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि स्त्रियों को केवल माता, पत्नी तथा बहन के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उससे एक इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान योग्यता तथा बुद्धि रखती हैं और वे सभी कार्यों को करने के योग्य है जो पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। यानी स्त्रियों के लैंगिक प्राणी नहीं, सिर्फ माता बन सकती है, पत्नी बन सकती है, बहन बन सकती है, यहाँ तक सीमित नहीं होगा। स्त्रियों नारीवाद की विशेषता में यह कहा गया है कि ये एक लैंगिक स्त्रियां नहीं है, क्या है, सिर्फ लैंगिक प्राणी नहीं है, ये मानवता के नाते मानव प्राणी है, इसलिए पुरुषों के बराबर उनको अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है नारीवाद की विशेषता में, समान अधिकार, समान अवसर। पॉइंट से वैसे बच्चों को पता है कि स्त्रियों को समान अधिकार देना चाहिए और समान अवसर, किसके बराबर, पुरुषों के बराबर। तो नारीवादों के या नारीवाद के समर्थकों का कहना है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार तथा अवसर प्रदान किए जाएं। उनके अनुसार
स्त्रियों को पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार मिलने चाहिए। उन्हें भी पुरुषों के समान अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक व्यतीत करने, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाने, संपत्ति रखने तथा विवाह और तलाक के अधिकार मिलने चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्हें पुरुषों के समान स्वतंत्रता पूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करने, चुनाव लड़ने तथा उच्च सरकारी पद ग्रहण करने के अधिकार होने चाहिए। नौकरी के मामले में लिंग के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो बच्चों समझ सकते हैं कि नारीवाद वाले समर्थक या उनके जो समर्थन करते हैं, तो नारीवाद की विशेषता में कहा जा सकता है कि समान स्त्रियों को समान अधिकार और समान अवसर मिलने चाहिए। किसके बराबर? पुरुषों के बराबर। सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, सभी क्षेत्रों में समान अवसर और समान अधिकार मिलने चाहिए। वही व्यक्ति नारीवाद का समर्थन करेगा और देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। इसी प्रकार से नारीवाद में तीसरा पॉइंट बच्चों है पितृ प्रधानता का विरोध। पितृ प्रधानता पहले पढ़ चुके हम। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, जो पूरी घर में पिता के नाम से बच्ची भी जानी जाएगी, उतनी पत्नी भी जानी जाएगी और पूरा जो पीढ़ी आने वाली पिता का ही सारा मुखिया कहा जा सकता है और सारा अधिकार पिता का होगा और पिता के नाम से सारी पीढ़ी चलेगी और वही प्रधान होगा उसका। उसको कहते हैं पितृ प्रधानता। तो पितृ प्रधानता नारीवाद की विशेषता में एक विशेषता आती है पितृ प्रधानता का विरोध, यानी जो पितृ के अनुसार, पिता के अनुसार जो पीढ़ियां चल रही है उनका विरोध किया जाए, तभी नारीवाद का विकास होगा। नारीवाद पितृ प्रधानता को ही स्त्रियों के शोषण, दमन तथा उसके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का मुख्य कारण मानता है। पितृ प्रधान समाज में पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता स्थापित करता है तथा उसे निर्देश देता है कि ऐसे समाजों में पुरुषों की स्थिति उच्च तथा स्त्रियों की स्थिति निम्न या उनके अधीन रहती है। नारीवाद ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विरोध करती है, यानी उनके अंडर ही, पिता के अंडर में ही सारा वंश चलेगा और उनके अधीन रहना होगा। यह है पितृ प्रधानता। लेकिन उनका विरोध नारीवादी है, विशेषता में उनका पितृ प्रधानता का विरोध करते हैं। चौथा पॉइंट है बच्चों, चौथा पॉइंट है चौथा पॉइंट कर दे, एक दो तीसरा और चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट और ये सातवां पॉइंट। तो चौथा पॉइंट से पढ़े परिवार संस्था का विरोध, यानी परिवार संस्था का भी विरोध नारीवाद करते हैं। नारीवाद यानी स्त्रीवाद। नारीवाद के कुछ उग्र समर्थक परिवार की संस्था की स्त्रियों की अधीनता तथा शोषण का एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। परिवार में स्त्री की भूमिका को घर की चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित कर दिया गया है। उससे अपनी क्षमताओं का पूरा विकास करने का अवसर नहीं मिलता। परिवार में बच्चों का समाजीकरण इस प्रकार किया जाता है कि पुरुष का स्त्री पर प्रभुत्व बना रहे। परिवार में लड़कियों के मुकाबले लड़के को हर प्रकार से प्राथमिकता दी जाती है, जिसका असर लड़कियों पर पड़ना आवश्यक है। अतः नारीवाद परिवार की संस्था का विरोध करे, यानी परिवार में लड़के और लड़की का भेदभाव किया जाता है, उनका विरोध होना चाहिए। क्योंकि लड़कियों को यही कहा जा सकता है कि इनको आगे जाकर भी घर का काम करना और बच्चों का पालन करना है। ये सोच माता पिता की होती है और लड़कों को पढ़ाया जाता है और लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। इस कारण लड़कियां वहीं की वहीं रह जाती है, अनपढ़, और वो हमेशा पति के गुलाम की तरह रहती है। उनको अधिकार का नॉलेज नहीं होता, उनको वो जागरूक नहीं हो सकती। जब शिक्षा की कमी है तो वो जागरूक कैसे हो सकती है? तो वो परिवार संस्था, वो घर में ही जो भेदभाव हो रहे हैं उनका विरोध करेगी, तो जाके उनका नारीवाद में उनका महत्व मिल सकता है। नहीं तो ये गुलाम की गुलामियां ऐसे ही अधीन पुरुषों के अधीन रहेगी।
इसके अलावा और भी भूमिका रही है स्त्रियों की परंपरावादी भूमिका में परिवर्तन, यानी ये परिवर्तन परिवार में जो विरोध हो रहा है इसमें परंपरावादी में परिवर्तन किया जाए। कैसा परिवर्तन? स्त्रीवादी स्त्रियों द्वारा परंपरावादी कार्य, घर का कामकाज करना, पति की सेवा करना, बच्चे पैदा करना तथा उसका पालन पोषण करना आदि किए जाने के विरुद्ध है। उनका कहना है कि स्त्रियों की यह भूमिका देवी आदेश नहीं है बल्कि पुरुषों द्वारा बनाई गई या पुरुषों द्वारा बनाई हुई, और स्त्रियों पर जब ये स्वतंत्र नहीं हो सकती जब तक उसकी भूमिका में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। यानी परिवार में यही है कि वो स्त्रियों को क्या हीन भावना समझा जाता है और पुरुषों के बराबर नहीं समझा जाता, उनके स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाती है। ऐसे में स्त्रियों का परिवर्तन या नारीवाद का विकास नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातें सामने आ जाती है स्त्रियों की परंपरावादी भूमिका में परिवर्तन। तो स्त्रियों की परावर्तन या परिवर्तन की भूमिका में यही परिवार की संस्था, ये दोनों परिवार की संस्था का विरोध या परंपरावादी में परिवर्तन। यदि परंपरा से आ रही है पुरुष प्रधान देश और लड़कियों को कम महत्व, लड़कों को ज़्यादा महत्व देना, लड़की और लड़कों में भेदभाव, शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव, यहाँ तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्कृति क्षेत्र में भेदभाव, इन भेदों के द्वारा ही स्त्रियों में भेदभाव होता है और नारी का विकास नहीं होता है। इसलिए नारीवाद जो उनका समर्थन कर रहे हैं वो स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए। छठा पॉइंट है लैंगिक स्वतंत्रता। उग्र स्त्रीवादी स्त्रियों को पूर्ण लैंगिक स्वतंत्रता का प्रदान किए जाने का भी समर्थन करते हैं। उग्र स्त्रीवाद यानी जो नारीवाद का समर्थन करते हैं वो स्वतंत्रता का उग्र रूप से, पूर्ण रूप से कह रहे हैं कि समर्थन करते हैं कि नारी को पूरी तरह स्वतंत्रता देनी चाहिए। उनका कहना है कि स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पति से संबंध वगैरह स्थापित करने के लिए उन्हें तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनके अनुसार काम वासना की पूर्ति एक निजी मामला है। उनको निजी मामले में काम वासना की पूर्ति पर निजी मामला है, उनमें समाज को तब तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक इससे दूसरों को हानि न पहुंचाती है। अतः स्त्री को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय किसी भी पुरुष के साथ कोई अपने पति के साथ संबंध बनाने या तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी स्त्रियों को समान अधिकार मिलेगा। फिर है निजी संपत्ति का विरोध। लास्ट पॉइंट है निजी संपत्ति का विरोध। इसके अलावा और भी मैं ये पढ़े उससे पहले दूसरा भी पॉइंट पढ़ ले, बच्चों को सार्वजनिक देखभाल। यानी स्त्रीवाद के अनुसार बच्चों के पालन पोषण की इस प्रकार से देखते हैं बच्चों कि स्त्रीवाद के अनुसार बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी समाज की होनी चाहिए। बच्चों को जन्म देने तथा उसका पालन पोषण करने के लिए विशेष उपचार गृहों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षित नर्सों की होनी चाहिए जो सामूहिक रूप से उन बच्चों की देखभाल कर सके। जैसे हमारे इधर संयुक्त परिवार और एकल परिवार कोई उस पर दूसरा में तो नहीं भेजेंगे, लेकिन स्कूल का व्यवस्था बढ़ाई जाए और बच्चों को स्कूल की शिक्षा, जैसे कि जो दोनों शिक्षा ले रहे हैं या दोनों जॉब कर रहे हैं तो उनको बच्चों को सार्वजनिक देखभाल होनी चाहिए। तो सारे बच्चे भेदभाव नहीं करेंगे, ना अमीर ना गरीब का ख्याल होगा और सब का विकास होगा। और बच्चों का विकास होगा तो क्या होगा बच्चों, देश का भी विकास होगा। फिर निजी संपत्ति का विरोध। स्त्रीवाद निजी संपत्ति की भी स्त्रीवाद निजी संपत्ति को भी स्त्री की अधीनता का एक मुख्य कारण मानते हैं। एजल्स ने लिखा है कि पुरुष अपनी निजी संपत्ति को अपने शुद्ध वंशज तक पहुंचाने के लिए स्त्री को विवाह द्वारा अपना दास बनाकर उससे बच्चे पैदा कराने की मशीन बनाकर रखता है। अतः उनका विचार है कि स्त्री की स्वतंत्रता के लिए निजी संपत्ति की या निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करना चाहिए। यानी संपत्ति जो निजी है वो पुरुष के नाम से ही होती है, स्त्री को कुछ भी नहीं मिलता है और उनको सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन और बच्चों को बड़ा करने के
एक क्या कहते हैं नौकरानी के रूप में भूमिका दी जाती है। तो नारीवाद कह रहे हैं कि अगर स्त्री का विकास करे तो क्या होना चाहिए, निजी संपत्ति का विरोध होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट कहते हैं हम कि स्त्रियों की आर्थिक स्वयं निर्भरता, यानी स्त्रीवादियों के अनुसार स्त्री पर पुरुषों के प्रभुत्व का एक मुख्य कारण स्त्री की पुरुष पर आर्थिक निर्भरता। इसलिए स्त्री को पुरुषों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी उद्योग धंधों में लगाया जाना चाहिए। उन्हें पुरुषों के समान ही शिक्षित करना चाहिए ताकि वे भी नौकरी अथवा अन्य व्यवसाय, डॉक्टर, वकील, लेक्चरर, टीचर, सब कोई भी, कलेक्टर, कोई भी मतलब राजनीति में भी भूमिका होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट है। आगे और भी है कि उनके सुझाव के लिए कुछ बातें पढ़नी होगी। अब हमने उनके नारीवाद की विशेषता तो बता दी, अब सुझाव भी होना चाहिए। तो नारीवाद की विशेषता में ये सब स्वतंत्रता आ रही है, उसके लिए सुझाव है। पहला है जन शिक्षा का प्रचार। सुझाव में जन शिक्षा का प्रचार। स्त्री पुरुष में तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक जनसाधारण के मध्य शिक्षा का प्रचार नहीं होता। वास्तविक अर्थों में भारतीय विशाल जन समूह में मानस को शिक्षित करना होगा, जिससे लड़के लड़कियों को लिंग को लेकर कोई भी पूर्वाग्रह है उनसे मुक्त होकर ईश्वर की दोनों कृतियों का सम्मान कर सके। पहले लड़कियों को साइकिल तथा गाड़ी जब चलाने को नहीं दी जाती थी तो माना जाता था कि ये कार्य नहीं कर सकती, ये कार्य पुरुष ही कर सकते हैं। परंतु शिक्षा के द्वारा लोगों में जागरूकता आई तथा और भी जागरूकता लाने के लिए जिसे लोग ये समझ सके कि स्त्री या पुरुष दोनों मायने नहीं रखता, व्यक्ति के कार्य महत्व रखते हैं। इस प्रकार जन शिक्षा प्रचार लैंगिक विभेदों को कम किया है। यानी कि सुझाव, यानी स्त्री के यानी नारीवाद की विशेषता में उनके नारीलिंग भेद समाप्त करने के उपाय, यानी उनके कैसे उपाय है, लिंगीय विभेदों के उपाय। तो नारी की शिक्षा में जागरूकता, फिर है जागरूकता लाना। भारतीय समाज में अभी भी जागरूकता की कमी तथा भेदभाव की परंपरा चल रही है। इसे भेड़चाल भी कहा जा सकता है। इस कारण स्त्री पुरुषों में वर्षों से चली आ रही भेदभाव की भावना अभी तक जीवित है, जिसको जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है। जागरूकता लाने के वर्तमान तमाम कार्य है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, चलचित्र, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, दीवान लेखन, पत्र पत्रिका, अखबार इत्यादि, जिससे लोगों को लड़का लड़की में घटते अनुपात और दुष्परिणाम के अवगत कराया जाए। यानी जागरूकता ला गई कि अगर लड़कियों की कमी आ गई तो हमारे यहाँ ये भयानक रूप आ सकता है भारत में, और लड़कों में भेद की तो लड़कियों को फिर भ्रूण हत्या होगा। तो लड़कियों की संख्या, अगर जनसंख्या में कमी आ गई तो अपराध वगैरह और बढ़ने लगेंगे, और फिर लड़कों की शादी कैसे करेंगे, और जो माता पिता बहन की भूमिका निभाएंगे वो क्या होगा, तो अपराध और भी बढ़ जाएंगे। तीसरा है बालिका शिक्षा का प्रचार। बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार करके लिंगीय विभेद को कम किया जा सकता है। आंकड़ों को देखने के लिए ज्ञात होता है कि जहां बालिका की साक्षरता दर कम है वहीं बालिका की लिंगानुपात कम है, और लड़कों का साक्षरता ज़्यादा है और लिंगानुपात भी लड़कों की ज़्यादा है। पढ़ी लिखी लड़की घर परिवार पर बोझ नहीं समझी जाती, अपितु वर्तमान में लड़कियां शिक्षित होकर पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह भी करती है, जिससे लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। यानी बालिका का शिक्षा स्तर सुधारना, तभी ये जो नारीवाद की विशेषता है, ये जो उनका हम कार्य कर रहे हैं निजी संपत्ति का विरोध वगैरह, उनका पक्ष होगा और हर कोई पुरुष भी उनका समर्थन करेंगे, इनको ऐसे जागरूक नहीं किया तो। आगे है बालिका हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना।
यानी बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपनी अस्तित्व को प्रभावित करने हेतु व्यवसाय शिक्षा का प्रबंधन किया जाना चाहिए। बालिकाओं की स्थिति में सुधार साक्षरता मात्र नहीं लाया जाता, अपितु उसके आत्मनिर्भरता हेतु रोजगार व्यवसाय पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे आवश्यक अभिरुचि विशेष ध्यान दिया जा सके। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक व्यवसाय या फिर विद्यालय की स्थापना महिला हेतु अलग अलग रूप से करनी चाहिए। इसके अलावा आर्थिक स्वावलंबन महिला तथा पुरुष के मध्य लिंग भेद के समापन में मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है। व्यवसाय शिक्षा द्वारा संभव हो सकता है। कुल मिलाकर नारीवाद की विशेषता यानी स्त्रीवाद की विशेषता में स्त्रियां लैंगिक प्राणी है, मानव प्राणी यानी स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं है, मानव प्राणी। मानवता के नाते सारे अधिकार मिलने चाहिए, उनको समान अधिकार पुरुषों के बराबर और समान अवसर मिलना चाहिए। पितृ प्रधानता का विरोध करना चाहिए और परिवार संस्था का विरोध करना चाहिए। स्त्रियों की परंपरा भूमिका का परिवर्तन और लैंगिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति का विरोध, ये सब बातें होगी तो उसके लिए जन शिक्षा का प्रचार करना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी, बालिका शिक्षा का प्रचार करना पड़ेगा, बालिका हेतु अलग व्यवसाय शिक्षा लेनी पड़ेगी, सामाजिक कुप्रथाओं का रोक लगानी पड़ेगी और सामाजिक परंपरा और मान्यताओं पर उन पे विरोध करना पड़ेगा और सुरक्षात्मक वातावरण होना पड़ेगा, यानी उनके सुरक्षा के लिए न्याय वगैरह या पुलिस की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तभी नारीवाद की जो ये भूमिका बढ़ रही है, जो समर्थन कर रहे हैं, उन वास्तविक रूप से सभी लोग उनका पक्ष ले सकते हैं। तो ये है नारीवाद की विशेषता। कल हम दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।